वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। जल्दी से हेडिंग डालो, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। क्वेश्चन क्या बनता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, इसके साथ साथ ही यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है। पहले हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन? आप नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन किसे बोलते हो, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन समझने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में अच्छे से डिस्कस करा है कि स्पेस में किसी भी जगह पर पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी एट टाइम टी हम डिफाइन कर रहे थे जाई आर टी के मोड का स्क्वायर डीवी, डिफाइन कर रहे थे ना। अब देखो जाई आर टी यहाँ पर क्या है, वेव फंक्शन है। ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कब होगा, जब पार्टिकल के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी स्पेस में किसी भी जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम टी पर 1 हो। क्या बोल रही हूँ मैं, पूरे स्पेस की बात कर रही हूँ। स्पेस में किसी भी जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम टी पर पार्टिकल के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी यूनिटी हो या 1 हो, दैट टाइम ये वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लिखो इसको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन स्पेस एट टाइम टी इज डिफाइंड बाय जाई आर टी के मोड का स्क्वायर डीवी। यही डिफाइन कर रहे थे ना। यदि ओवरऑल स्पेस में पार्टिकल की फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी एट एनी टाइम टी कितना हो, 1 हो, दैट टाइम ये वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन कहलाएगा। सो इसके बाद लिखो, फॉर नॉर्मलाइजेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एनीवेयर इन स्पेस एट टाइम टी मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी। मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी, जरूरी है 1 होना, तभी आपका ये वेव फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन होगा। सो ओवरऑल स्पेस के लिए इंटीग्रेशन करा है, नीचे ऑल स्पेस लिखा है, याद रखना, ठीक है। ऑल स्पेस ध्यान रखना है ना। ऑल स्पेस जाई आर टी के मोड का स्क्वायर डीवी इक्वल टू 1, दैट टाइम दिस वेव फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। सो दिस इज कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग की कंडीशन बोलते हैं। ये हमने ओवरऑल स्पेस के बारे में बात करी है। इसी तरह से इसी वेव फंक्शन को मैं 1 डायमेंशनल मोशन के लिए लिखना चाहूँ, हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो पार्टिकल का मोशन है वो कहाँ है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो दैट टाइम आप नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजिंग की कंडीशन कैसे लिखोगे, लिमिट लगाओगे बेटा एक्स एक्स के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाई एक्स टी के मोड का स्क्वायर डी एक्स आएगा यहाँ पे इक्वल टू 1। दिस इज नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन फॉर 1 डायमेंशनल मोशन, यदि पार्टिकल आपका अलोंग द एक्स एक्स मूव कर रहा है। सिमिलरली ये वाई एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तब भी आपको लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लगानी है, और जेड एक्स के अलोंग मूव कर रहा है तब भी इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट लगानी है, बस कोऑर्डिनेट यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी वेव फंक्शन आपको नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन नहीं गिवन है, तो आप उसको नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन कैसे बनाओगे, इस कॉन्सेप्ट को समझना। और इसी कॉन्सेप्ट से 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ फाई आर टी, कोई भी फंक्शन उठा लिया जो कि अननॉर्मलाइज है, तो फाई आर टी क्या है, दिस इज इन अननॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन। अननॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन है तो इट्स अंडरस्टूड कि इसका यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवरऑल स्पेस के लिए तो वो 1 नहीं आएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या क्विक वैल्यू डिफाइन कर ली, वी हैव ओवरऑल स्पेस के लिए इंटीग्रेशन लगाया फाई आर टी मोड का स्क्वायर डी वी इक्वल टू एन, एन यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। तो अब इसका नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन आप कैसे बनाओगे, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली इस एन को इसके डिनोमिनेटर में ले आए। कैसे लेकर आए, देखो इधर मेरे पास वैल्यू क्या है, ऑल स्पेस में एन को नीचे लेकर आऊंगी और स्क्वायर के अंदर ले लूँ, स्क्वायर के अंदर लूंगी तो रूट एन आएगा ना, ठीक है। फाइव आर टी का स्क्वायर डीवी इक्वल टू 1, हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, इक्वल टू 1 आ गया, यूनिटी वैल्यू आनी चाहिए 1। तो दिस इज नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन। अब फाइव आर टी नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शन नहीं है, आपका वेव फंक्शन यहाँ पे क्या बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट एन फाइव आर टी, दिस इज नॉर्मलाइज्ड, दिस इज नॉर्मलाइज्ड, दिस इज नॉर्मलाइज्ड, याद रखना। ये होगा आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, वेव फंक्शन वेयर 1 upon under root n, this is normalizing constant, normalizing या normalized constant, क्या बोलोगे आप इसको, normalizing constant,
ये लिख लो, मैं इसको इरेज कर रही हूँ और एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बता रही हूँ। सेम वो ही प्रोसेस रहेगी अदर न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई करने की कि किस तरह से आपको नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी। न्यूमेरिकल देखो, ए वन डायमेंशनल फंक्शन इज गिवन जाई एक्स इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस का ए एक्स, जहां पर कैपिटल ए नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट है, स्मॉल ए कोई कांस्टेंट गिवन है। रीजन आपको गिवन है जीरो से इंफिनिटी, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से इंफिनिटी, इट मीन जो पार्टिकल है वो जीरो से इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है एंड द फंक्शन इज जीरो एल्सवेयर, बाकी जो अदर जगह है वहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए यहाँ पर क्या है, नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट। सो हाउ वी कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है तो आप क्या लगाओगे, वन डायमेंशनल मोशन के लिए कंडीशन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाई स्टार एक्स जाई एक्स डी एक्स इक्वल टू वन। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं ना, ये बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, दिस इज जाई स्टार एक्स टी जाई एक्स टी, ठीक है। तो मोड का स्क्वायर हमने इस फॉर्म में लिखा है, क्यों लिखा है, बिकॉज वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो आपको रीजन क्या गिवन है बेटा, रीजन आपको गिवन है जीरो टू इंफिनिटी और एल्सवेयर आपको लिखा है जीरो, एल्सवेयर क्या है, फंक्शन आपका जीरो है, ठीक है। तो क्या करें हम, लिमिट ये वाली लिमिट में सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं ना, बाकी जगह तो जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए। तो लिमिट क्या लगाऊं बेटा, जीरो टू एक्स जाई स्टार एक्स और जाई एक्स, इसका स्टार करेंगे, आइटा की कोई टर्म है ही नहीं, आइटा होता तो उसको माइनस आइटा में रिप्लेस कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स तो यही बोलते हैं ना, दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम है तो ए एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स है ना, जाई स्टार भी यही बनेगा आपका और जाई भी यही बनेगा, ठीक है। और dx इक्वल टू वन, करो इसको सिंप्लीफाई, जीरो टू एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस का टू ए एक्स डी एक्स इक्वल टू वन। इंटीग्रेशन करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, आ जाओ जल्दी से, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा इसका, ए स्क्वायर बाहर ले लूँ मैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस का टू ए एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, माइनस का टू ए, ठीक है। और लिमिट जीरो टू एक्स कितना है बेटा, जीरो टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी कर देते हैं ना हम एक्स की, जीरो टू इन्फिनिटी, तो जीरो टू इन्फिनिटी हमने वैल्यू लगा दी। सिंप्लीफाई करना है, दिस इज इक्वल टू वन, करे सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर अपर लिमिट अप्लाई करो बेटा, अपर लिमिट वन अपॉन माइनस का टू ए भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अपर लिमिट अप्लाई करो, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो वन, दिस इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आया बेटा मेरे पास, ये माइनस और एक माइनस, माइनस माइनस प्लस टू ए आया है ना, तो ए कितना आया बेटा, अंडर रूट टू ए, कितना आ रहा है, अंडर रूट टू ए। और कैलकुलेट क्या करना था आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट। तो इस तरह से कोई न्यूमेरिकल गिवन होगा आपको, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है।